जय हिंद। आज हमारी भारत में राष्ट्रवाद का उदय की 5वीं क्लास है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस अध्याय के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले पर डे वाला काम आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। ऐसा ही आपको पेपर में लिखना होगा, जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हम लोग किन किन चीजों की बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कैसे हुआ। सर्वप्रथम हम इसकी बात करेंगे, इसके विभिन्न कारण क्या थे हम इसकी बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की बात करेंगे और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों के योगदान की बात करेंगे और अंत में हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के कारण। क्यों भैया? क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था शुरू किया गया था, वो शुरू किस लिए किया गया था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, अर्थात अंग्रेजों को भारत से भगाकर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसीलिए कहा जाता है कि यह आंदोलन असफल रहा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो उन कारणों को भी हम देखेंगे। हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन क्या था, इसकी असफलता के प्रमुख कारणों को बताइए। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन क्या था, इसमें विभिन्न वर्गों के योगदान को बताइए। तो ये चीजें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे है, बस आपको लिखना है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए असहयोग आंदोलन की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम इसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जब 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, तो वो लागू कब हुआ था? 1921 में। और उसके 10 साल के बाद एक कमीशन बनना था जो इस अधिनियम के बातों की जांच करने वाला था कि यह अधिनियम कहां तक सफल रहा। लेकिन ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने अपना हित साधने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए उस कमीशन को 1927 में ही गठित कर दिया गया था। अब बताएंगे साइमन कमीशन कब गठित हुआ था और भारत पहली बार कब आया था और इसके विरोध में कौन से नारे लगाए गए थे। इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद। सवाल जो मैं पूछता हूं लिख लिया करिए उसको, कमेंट बॉक्स खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप आंसर देके बताया करिए, ठीक है। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। आपको पता ही है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था। जब उन्हें इसका कोई स्पष्ट फायदा नहीं मिला विरोध करने का, तब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया। तो इसका मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का एक कारण था साइमन कमीशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी पुलिस प्रशासन का अत्याचार, तो जो पुलिस प्रशासन था वो लोगों को क्रांतिकारी बताकर उनके ऊपर अत्याचार करता था, यहां तक कि लोगों को गोली मारने से भी नहीं दूर हटता था। ये बात को ध्यान में रखिएगा। किसी को भी पकड़कर जब मर्जी तब आप हटा दीजिए, उनको जेल में बंद कर दीजिए, बस बता दीजिए कि भैया क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल थे, हम इनको पकड़ के ले जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन का अत्याचार भी महात्मा गांधी के द्वारा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का बड़ा कारण बना था, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अभी ये सब इसमें आपको दिखेगा, मैं बताऊंगा इसमें। नेहरू रिपोर्ट को सरकार के द्वारा अस्वीकार करना। जब बिरकेनहार्ड ने कहा कि भैया आप लोग के अंदर हिम्मत हो तो आप एक संविधान बना के दिखाओ, आप एक मसौदा तैयार करके दिखाओ, तो उसके चैलेंज के जवाब में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी, जैसा कि हमने कल पढ़ा हुआ था। लेकिन उस रिपोर्ट को हमारे यहाँ ही लोगों ने अस्वीकार कर दिया, तो सरकार ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तो जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया तो महात्मा गांधी ने कहा भैया हमें कुछ तो करना पड़ेगा, अर्थात ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों में गिना जाएगा। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब करी थी, पता होना चाहिए आपको। लाहौर अधिवेशन में 1929 में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत करी गई थी। और स्वाधीनता दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। स्वाधीनता दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया था जी? 26 जनवरी 1950 को। और 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ झंडा फहराया गया था, पता है ना, याद रखिएगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग जब कांग्रेस ने करी और प्रस्ताव पारित हो गया, तो गांधी जी ने भी इसके समर्थन में एक नया आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया, ठीक है ना।
और ठीक उसी के बाद जनवरी में महात्मा गांधी ने उस समय के वायसराय, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं वायसराय क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे कानूनों को बनाता था, अप्लाई करता था, एक प्रकार से वो ब्रिटिश सरकार का हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि था। उसका नाम था वायसराय, अर्थात ब्रिटिश सरकार जो बोलेगी उसी की आवाज यहाँ पे बोलता था वो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कल भी मैंने आपको बताया था इस बात को। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके सामने गांधी जी ने 11 सूत्री प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कि भैया हम आपको 11 मांगे दे रहे हैं और आप हमारी मांगे मान लीजिए, और अगर आप नहीं माने तो हमें आंदोलन शुरू करना होगा। और गांधी जी ने उन्हें अल्टीमेटम दिया। कब? गांधी जी ने अल्टीमेटम कब तक दिया था? 31 जनवरी तक का 1930। ये 50 कहाँ लिखा गया जी, यहाँ पे 1930 है ना, 1930। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 तक का उन्हें अल्टीमेटम दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। और जब सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया तब गांधी जी रुष्ट हो गए और उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब घटनाएं थी, ये सब कार्यक्रम थे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बनते हैं। देखिए, कोई चीज तुरंत ही नहीं शुरू हो जाती है कि आज मन में आया और कल शुरू हो गई, नहीं। जैसे आप किसी का विरोध करते हैं तो काफी लंबे समय तक आपका जो गुस्सा था, दबा हुआ था अंदर, आज निकला वो बाहर। तो काफी लंबे कारण भी होते हैं। तो वही कहानी है, ये 3-4 साल की मेहनत थी जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में रंग लाई थी। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये 3-4 साल से परेशानी थी, उसका जवाब एक ही बार दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अब एक तात्कालिक कारण क्या था, इसमें लिखा नहीं मैंने, आप 6वें नंबर पे तात्कालिक कारण लिख सकते हैं, नमक पर सरकार के द्वारा अत्यधिक कर लगाना और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार में दे देना। मतलब ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार में दे देना, ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार में दे देना। अर्थात जो ब्रिटिश व्यापारी हैं वही नमक बेच सकते हैं, कोई और नमक नहीं बेच सकता है, और आप लोग हमसे खरीदेंगे। गांधी जी ने कहा भैया ये तो बड़ी दुर्लभता वाली बात है कि हमारे देश का नमक हम ही खरीदें हैं। गांधी जी ने कहा कि पानी के अलावा नमक ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को मार सकती है, तो आप उसको भी हमसे छीन रहे हैं, हम नहीं छीनने देंगे आपको। तो ये तात्कालिक कारण बना, ये तात्कालिक कारण बना सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से, कहां से भैया? साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक की यात्रा शुरू करी। कहां तक की? दांडी समुद्र तट तक की यात्रा शुरू करी, जो कि उनके साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर दूर थी, जिसे 240 मील भी कहा जाता है। तो दोनों आंसर आ सकता है आपका। गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितना पैदल चले थे? 240 मील, लगभग 240 मील, लगभग था 385 किमी। दांडी यात्रा कब से शुरू हुई थी? 12 मार्च से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल तक चली थी। 12 मार्च से उनके साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 5 अप्रैल को उनके दांडी पहुंचने पर समाप्त हुई थी। और 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को इन्होंने समुद्र तट पर जो अंग्रेजी व्यापारियों के द्वारा नमक बनाया गया था उसको अपने हाथ में उठाया और कहा कि हम नमक कानून तोड़ रहे हैं, अर्थात हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बात की अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे, हम नमक उठा लिए हैं, अब हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं और इसके बदले हम आपको पैसा नहीं देने वाले, कर नहीं देने वाले, क्योंकि ये नमक हमारा है। तो ये कहा जाता है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया था। नमक कानून क्या था कि आपको नमक लेने का अधिकार नहीं है, आपको हमसे खरीदना पड़ेगा, ब्रिटिश व्यापारियों से खरीदना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ने खुद नमक उठाया, ऐसा कहा जाता है गांधी जी ने नमक बनाया। अब एक बात बताइए भैया, एक का दिन में नमक बनता है का? है, एक दिन में नमक वमक नहीं बनता, याद रख लीजिएगा। गांधी जी गए, नमक वहां पे जो बनाया जा रहा था समुद्र के किनारे, कैसे बनाया जाता है आपको मालूम है? समुद्र के किनारे बड़े बड़े ऐसे खेत टाइप के बना दिए जाते हैं और जब बाढ़ का पानी आता है, सॉरी ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार का पानी आता है उसमें रुक जाता है, जब भाटा आता है तो पानी वापस जाता है, परंतु मेड़बंदी होने के कारण कुछ पानी यहीं पे रुक जाता है और धूप होने के कारण वहां से पानी जो होता है उबल कर, सॉरी वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाता है और वहां पे नमक बचा रह जाता है, उसको साफ कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया एक दिन में थोड़ी ना होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए गांधी जी ने वहां पर नमक कौन बनाया नहीं था, नमक बना था, उसको उठा लिया और उसका कानून तोड़ दिया था। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो ये इसकी कहानी थी।
तो गांधी जी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कहां तक के लिए? दांडी तक के लिए, जिसे दांडी यात्रा ही कहा जाता है। कहीं दांडी लिखा जाता है, कहीं दांडी, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है आपको। तो ये अपने 78 समर्थकों के साथ, मतलब एक गांधी जी और 78 समर्थक, टोटल कितने लोग? 79 लोग। टोटल कितने लोग भैया? 79 लोग। तो दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे? गांधी जी को लेकर 79 और गांधी जी को छोड़कर 78। ठीक है। इसमें एक पत्रकार भी कहा जाता है, अमेरिकी पत्रकार था, उसका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर, वो भी इनके साथ दांडी यात्रा में गया हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रख लें तो ज्यादा फायदा होगा। तो गांधी जी दांडी में समुद्र तट पर 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने हाथ में नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। देखिए अब यहाँ पे कहानी क्या हुई। कुछ लोग यही मानते हैं कि दांडी मार्च जैसे ही शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, लेकिन आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा था तब। क्यों भैया? आप रास्ते में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, क्या कानून तोड़ रहे हैं आप? कोई नहीं। जब आप गए नमक उठाए तब तो कानून टूटा ना। तो नमक इन्होंने कब उठाया? 6 तारीख को। इसीलिए आधिकारिक शुरुआत इसकी 6 तारीख से मानी जाती है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत की। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू हो चुका था। महात्मा गांधी वहां से वापस आते हैं और 9 तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसा असहयोग में उन्होंने कहा था ना हमें ये करना चाहिए, वैसा सविनय अवज्ञा में भी उन्होंने कहा कि आप क्या क्या करिए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा भैया जहां भी संभव हो आप नमक कानून तोड़िए और खुद नमक बनाइए। नमक कानून तोड़िए और खुद नमक बनाइए, मार भगाइए इन सबको पहले यहां से। ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा जो भैया वकील लोग हैं अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। ये नहीं दबाव डायरेक्ट छोड़ दो, नहीं नहीं, वकील लोग हैं अपनी वकालत छोड़ सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। तो बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ी थी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, याद रखिएगा। अगर आपके पास पर्याप्त शक्ति है, पावर है, तो कर देने से मना कर दीजिए। ना ही पता चला भैया आपके पास कोनो ताकत ही नहीं है, कर देने से मना कर दीजिए, मारे चाला ठीक उसका उठा कर देना ही पड़ेगा फिर से। तो इन्होंने कहा अगर शक्ति हो तब मना करिए, ना ही पता चला मना कर दो, जोश जोश में आके 4 लाठी पड़े फिर कहो गांधी जी कहे रहन है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, फिर 4 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो गांधी जी ने कहा शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों और अफीम की दुकानों के सामने धरने दीजिए। अफीम की दुकानों के सामने धरने दीजिए। सरकारी कर्मचारी अपने काम से इस्तीफा दे सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अपने काम से इस्तीफा दे सकते हैं। घरों में चरखा चलाइए और घर में ही सूत बनाइए, कपड़े घर में ही बनाइए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करिए, जो कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी कहा था। ध्यान दीजिएगा। 6वां नंबर इन्होंने क्या कहा, ये सबसे बड़ी बात थी कि स्थानीय नेता, मतलब जो छोटे मोटे स्तर के नेता हैं, अगर बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तो ये लोग आंदोलन में सहयोग दें, ये लोग आंदोलन में सहयोग दें। ठीक है ना, ऐसा इनका कहना था, ऐसा इनका कार्यक्रम था। बाद में गांधी जी को मई में गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उसके बाद इनको छोड़ा गया कब? 25 जनवरी 1921 को, जब गांधी इरविन समझौता होने वाला था तब। ये कहानी मैं कल ही आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें अप्रैल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके 1 हफ्ते के बाद ही, लगभग 14 या 15 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। किस लिए? नमक कानून तोड़ने के जुर्म में। ठीक है, याद रखिए। और गांधी जी को हिंसा भड़काने के विरोध में या हिंसा भड़काने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। कहा था भैया आप हिंसा भड़का रहे हैं, इसलिए उनको मई में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो गांधी जी मई में गिरफ्तार हुए, जवाहरलाल नेहरू अप्रैल में ही गिरफ्तार हो चुके थे। ये इसकी कहानी थी। तो वही गांधी जी ने कहा कि भैया अगर बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएं तो आप लोग जो छोटे नेता हैं आंदोलन को बढ़ा चढ़ा के बनाए रखिएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अभी आगे हम देखेंगे असहयोग आंदोलन की असफलता में गांधी जी का भी एक बड़ा हाथ था। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की वजह से भी असहयोग आंदोलन असफल हुआ था। आगे हम देख रहे हैं अभी। तो देखिए आगे क्या हुआ। ये तो हो गया टोटल कार्यक्रम कि आपको क्या क्या करना था असहयोग आंदोलन के। अब हम आते हैं असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों ने क्या क्या योगदान दिया था। इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना क्लियर? कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, नमक पर कर लगाना, जिसे तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी मार्च शुरू किया, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक था। समुद्र तट दोनों गुजरात में थे, ये बात को ध्यान में रखिएगा।
240 मील की दूरी तय करी थी इन्होंने और 5 अप्रैल को पहुंचे थे। 6 अप्रैल को नमक हाथ में उठाया और कानून तोड़ा था और बाकी लोग से भी कहा भैया आप कानून तोड़िए और नमक बनाइए। ठीक है, तो इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों का योगदान क्या था? सबसे पहले हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जैसे सरोजिनी नायडू आदि ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन फिर भी महिलाओं की भागीदारी सीमित ही रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय तक हमारा समाज पितृसत्तात्मक माना जाता था, इसीलिए महिलाओं को केवल कहा जाता था कि भैया आप घर के अंदर का ही काम कर सकती हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस आंदोलन में महिलाएं ज्यादा भाग नहीं ले पाई थी। महिलाओं की भागीदारी केवल उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग तक ही सीमित रह गई थी, बहुत ज्यादा लोग इसमें भाग नहीं ले पाए थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, छात्र वर्ग, यही एक वर्ग था जिसने असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इनका कोई अपना स्वयं का हित नहीं था, बस इनका ये था कि गांधी जी ने बोला है हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम विरोध करेंगे। ठीक है ना, अर्थात वास्तविकता में पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए छात्र वर्ग ही आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और यही एक ऐसा वर्ग था जिसने कहा कि इस बार हमें स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस बार हमें स्वतंत्रता चाहिए, किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, बाकी जो वर्ग थे वो तो अपने हितों के लिए थे, बाकी जो वर्ग थे अपने हितों के लिए आए हुए थे। जैसे देखिए इसमें मुस्लिम वर्ग, असहयोग आंदोलन की अपेक्षा कम लोगों ने भाग लिया था। जो मुस्लिम वर्ग था, असहयोग आंदोलन की अपेक्षा कम मुस्लिमों ने इसमें भाग लिया था। क्यों? असहयोग में ज्यादा मुस्लिमों ने भाग क्यों नहीं लिया था? क्यों लिया था? मैंने आपको बताया था ना वहां पे, क्योंकि उसी समय खिलाफत आंदोलन चला था जिसका समर्थन गांधी जी ने किया था, जिसका कर्ज चुकाने के लिए मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कांग्रेस का विरोधी बन चुका था, वो भारत को कांग्रेस का विरोधी बन चुका था, इसीलिए कांग्रेस की किसी भी मांग में उसका समर्थन नहीं करता था, इसीलिए उसके समर्थक मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम लोग सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहते हैं। ये एक सच्चा देशभक्त आदमी था। इसने एक स्वयं सेवक संगठन बनाया, जैसे आज एक समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है ना, वो जो खाकी पैंट और शर्ट पहन के चलते हैं, मोहन भागवत वाले, याद रखिएगा। वैसा ही इसने एक संगठन बनाया स्वयं सेवक, उसका नाम रखा खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन, या लाल कुर्ती आंदोलन। इसने स्वयं सेवक संगठन बनाया और गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। किस लिए? भारत को आजाद कराने के लिए। और इसके समर्थक जितने भी मुस्लिम थे, उन लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था बिना किसी हित के। किस लिए? केवल भारत को आजाद कराने के लिए। ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में कहा जाता है ना कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के विभाजन पर रोए थे, अर्थात एकमात्र ऐसे मुस्लिम जो भारत के विभाजन पर रोए थे। अब एकमात्र ऐसे मुस्लिम का क्या मतलब है? ये एक ही आदमी थोड़ी ना थे, लेकिन बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं हम, कि बड़े नेताओं में एकमात्र ऐसे मुस्लिम थे ये जो भारत के विभाजन पर फूट फूट कर रोए थे कि भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इन लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, यहाँ पे हो गया। तो अब इस पॉइंट में उसको बढ़ा सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की अपेक्षा कम मुस्लिमों ने भाग लिया था, परंतु खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवक संगठन के मुसलमानों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था बिना किसी हित के। ठीक है ना, याद रखिएगा। किसान वर्ग ने क्यों भाग लिया भैया? क्योंकि 1929-30 में महामंदी आ गई थी, पैदावार कम हो गई थी, फसल जो उपजी थी इनकी उसकी कीमतें कम हो गई थी, जिससे इनकी आय कम हो गई थी। जिससे इनकी आय क्या हो गई थी? कम हो गई थी। और सरकार ने कहा भैया हम कर छूट नहीं देंगे आप लोगों को। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि भैया हम गांधी जी के साथ इसमें शामिल हो जाते हैं तो हमारा फायदा हो जाएगा, हमको कर नहीं देना पड़ेगा। मतलब सोचिए, इनको स्वतंत्र कराना इनका उद्देश्य नहीं था, इनको अपना फायदा देखना था। तो वही मैंने कहा था ना कि हर वर्ग ने अपना अपना हित साधने के लिए इसमें भाग लिया था। ऐसे ही छोटे कारोबारी और व्यापारी वर्ग थे, ये लोग विभिन्न प्रकार के करों से परेशान थे। सरकार इन पर तमाम प्रकार का कर लगाया जा रही थी। दूसरे आपने देखा नमक पर भी कर लगा हुआ था। ठीक है ना, नमक जो था उस समय सबसे ज्यादा बिकता था, उस पर भी कर लगा दिया गया था। इसीलिए ये लोग उससे परेशान होकर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिए और बहुत सारा इन्होंने पैसा भी दिया कांग्रेस के कोष में, जिससे आंदोलन को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।
ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये इसकी कहानी हो गई, ये भाग लेने वाले वर्ग हो गए, विभिन्न वर्गों का योगदान हो गया। आप चाहें तो इनको अलग से भी लिख सकते हैं अगर आपके पेपर में पूछा गया तो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक आज का हमारा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के कारण। तो जब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ी असफलता का कारण था हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव। यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी नीति थी, फूट डालो और राज करो। उन लोगों ने हिंदू और मुस्लिमों में फूट पैदा कर दी थी, वो तो 1909 से ही पैदा कर दी थी, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया और धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाने लगा। इसीलिए हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से अलग होते गए। महात्मा गांधी सोच रहे थे कि सब लोग एक साथ आएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से अलग होते गए। हिंदू मुस्लिम की बात ही छोड़िए, इन लोगों ने हिंदुओं में भी लोगों को बांटना शुरू कर दिया। ये दलित वर्ग है, ये उच्च वर्ग है, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसे सबको बांटना शुरू कर दिया इन्होंने, जिससे इन लोग आपस में ही लड़ने मरने लगे। हमारा फायदा होगा, क्योंकि जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक हमको भगा नहीं पाएंगे। वही कहानी थी इसमें। तो आप देखते जाइए, अभी बातें समझ में आएंगी। तो हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव और मुसलमानों की कम भागीदारी, जिससे आंदोलन उतना जोर नहीं पकड़ पाया जितना जोर पकड़ना चाहिए था। इसीलिए असहयोग आंदोलन असफल हो गया। दूसरा कि ब्रिटिश सरकार ने कठोरता पूर्वक दमन करने का रास्ता अपनाया, अर्थात ये पहले लोगों को पकड़ के जेल में डालने का प्रयास करते थे। अगर कोई भागने का कोशिश करता था तो उसे गोली मारने से भी नहीं चकते थे। अर्थात इस आंदोलन को कठोरता पूर्वक दबाने का ब्रिटिश सरकार का जो जरिया था वो भी असहयोग आंदोलन की असफलता का एक बड़ा कारण बना। क्यों भैया? क्योंकि नॉर्मल जनता जो है असहयोग आंदोलन में भाग लेने जा रही है और उसे मारा पीटा जा रहा है, उसके घर वालों को किसी गोली मार दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो डर के कारण इस आंदोलन में भाग लेने नहीं जाएगी। ये भी इस आंदोलन की असफलता का एक कारण था। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी असफलता का कारण मैं मानता हूं कि 1931 में जब हमने कल गांधी इरविन समझौता पढ़ा था ना, तो हमने कहा था ना कि उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। मतलब जब 5 मार्च 1931 को लंदन में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने कहा भैया अब आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, अब मैं जाऊंगा गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा, फिर वहां के बाद आने के बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो जी सीधी सी बात है, एक बार जोश पकड़ के लोग चल रहे हैं, जैसे खिलाड़ी मैच खेल रहा है, एकदम जोश में खेल रहा है 299 रन बना चुका है, आप अचानक कहिए चलिए आइए अब हम लोग चाय और पियेंगे उसके बाद खेलेंगे, उसकी लय टूट जाएगी ना। याद रखिएगा, हो सकता है जाने के बाद तुरंत वो आउट हो जाए, याद रखिएगा। तो वही कहानी इसमें थी कि जनता के अंदर जो जोश था, गांधी जी ने जब गांधी इरविन समझौते के बाद इस आंदोलन का पहली बार स्थगन किया तो आंदोलन कमजोर पड़ गया, लोगों का उत्साह इसमें कम होने लगा। क्यों भैया? आंदोलन स्थगित ना भैया, कोई मतलब नहीं निकला। छात्र वर्ग इससे गुस्सा हो गया कि आप आंदोलन को स्थगित कर दिए हैं, हम लोग जोर लगा रहे थे, अभी ऐसा ही चलता रहता, देखिए एक ही गोलमेज सम्मेलन में हमने भाग नहीं लिया, ब्रिटिश सरकार हिल गई और वो आके हमसे बातचीत करने लगे, समझौता करने लगे। लेकिन आपको मालूम है इसमें भी ब्रिटिश सरकार की एक चाल थी। क्या चाल थी भैया? ये आंदोलन चल रहा है, चलो इनको फंसाते हैं अपने अंदर, इनको कुछ लॉलीपॉप दे दो और अपनी ओर बुला के लाओ पहले, तब तक इनका माहौल ठंडा पड़ जाएगा, फिर इनकी बतिये नहीं मारेंगे। मतलब एक लॉलीपॉप की पन्नी दिखाओ, आओ आओ बुलाओ, और जब आ जाए लॉलीपॉप की पन्नी हमको चाहिए नहीं, खाली खोखा था ऊपर से, बस ऐसी बात हो गई। तो गांधी जी बताएगा भैया ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, आप आइए गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, बात करेंगे। गांधी जी जब गए गोलमेज सम्मेलन को ठेंगा दिखा दिए, ये बात को ध्यान दीजिएगा। और गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? सोचिए, ये मार्च में स्थगित किए, गांधी इरविन समझौते के बाद मार्च में असहयोग आंदोलन को स्थगित किए और ये गए थे वहां सितंबर में भाग लेने के लिए। सितंबर से दिसंबर तक चला था। आप तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन की जो डेट है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन काफी लंबे समय तक चला था, ऐसा हमने कल भी पढ़ा हुआ था, और उसमें गांधी जी में मिला क्या? ठेंगा मिल गया, कुछ नहीं मिला। फिर वहां से दौड़े दौड़े जोश में आए, हे भैया चलो हम आंदोलन फिर से शुरू करते हैं। तो इनकी गलती थी कि नहीं गलती थी? बताइए, इनको लॉलीपॉप के चक्कर में जाने की जरूरत क्या थी? वो अंग्रेजों का एक प्लान था, और जब आंदोलन में एक बार कमी आ गई, उत्साह में कमी आ गई, तो दूसरी बार लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग ही नहीं लेंगे। क्यों? ए भैया पता चला बिहान स्थगित करें, फिर आ जाओ स्थगित कर दें, का हो जाए, हम ना जा भाई। नहीं आए लोग उस जोश के साथ। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं शुरू हो पाया, चलता तो रहा 1934 तक।
मई 1934 में इसे बंद करने का निर्णय लिया गया। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतया जो बंद हुआ था वो मई 1934 में बंद हुआ था। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा चरण का समाप्ति थी, फाइनली समाप्ति, लेकिन उतना जोश नहीं रह गया था लोगों के भीतर। और दूसरे, जब वहां से अंग्रेज वापस आए तो फुल फ्रंट में। सोचिए कि अंग्रेज अगर वास्तव में कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में बुलाना चाहते तो उन्होंने तीसरे वाले में क्यों नहीं बुलाया? बोलिए, खाली दूसरे में ही क्यों बुलाया? पहले में नहीं आए थे, कांग्रेस ने मना कर दिया था आने से। तो अंग्रेजों को लगा देखो हम लोग इधर गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, उधर आंदोलन जोर पकड़ रहा है, पहले इनको थोड़ा सा अलग करो, इनका आंदोलन धीमा करो। तो जुगाड़ लगाए वो, और गांधी जी को जेल से छोड़ के कहे चलो चलो बात करो हमसे। गांधी जी मूर्ख आदमी बात करने चले गए। इनको इतनी समझ नहीं थी क्या कि हमारा आंदोलन जोर पकड़ा हुआ है, चलने दें इसको, क्यों जाए हम उनके बाद? कोई बात मानी गई इनकी? एक भी बात नहीं मानी गई थी। याद रखिएगा आप, एक भी बात इनकी नहीं मानी गई थी। यहां तक कि गांधी जी दलितों को अलग से मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने यह भी बात नहीं सुनी इनकी। अंग्रेजों ने कहा हम दलितों को अलग से मताधिकार देंगे, क्योंकि वो तो सबको अलग करना चाहते थे ना। याद रखिएगा आप इस बात को। गांधी जी दलितों को मुख्य धारा में लाना चाहते थे, सबके साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा ना भैया, इनको अलग से दे दो, जिससे अलग ही रहे, जुड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गांधी जी की भी कुछ गलती थी। ठीक है, 4 नंबर जो असहयोग आंदोलन की असफलता का एक बड़ा पॉइंट बना था, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आरजे मैकडोनाल्ड, कौन? आरजे मैकडोनाल्ड ने क्या करा था जरा आप लोग मुझे बताइएगा। कल की क्लास में भी आए थे मैकडोनाल्ड, क्या किए थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग मुझे। सांप्रदायिक पंचाट की इन्होंने घोषणा करी, जो कि असहयोग आंदोलन की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। क्यों? क्योंकि इससे मुस्लिम वर्ग और दलित वर्ग आंदोलन से दूर हो गया। काहे के लिए? क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट से मैकडोनाल्ड ने घोषणा करी कि भारत में जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, जो यूरोपीय हैं, जो दलित हैं, इनको अलग से मताधिकार दिया जाएगा। पृथक मताधिकार का मतलब जो मुस्लिम है मुस्लिम को वोट देगा, सिख है सिख को वोट देगा, यूरोपी को वोट देगा, दलित को वोट देगा। ऐसा बात उन्होंने कर दिया। तो जब उनको लोग को अलग ही पूरा दे दिया गया तो वो लोग असहयोग आंदोलन का समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे, वो लोग दूर भाग गए, जो कि असहयोग आंदोलन का एक असफलता का बड़ा कारण बना। याद रखिएगा। तो सांप्रदायिक पंचाट अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक बड़ा नमूना था। सोचिए 16 अगस्त को इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करी थी, और उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसका मतलब है कि वो लोग गांधी जी को भाव नहीं देना चाहते थे। उनको मालूम था कि आंदोलन तो कमजोर पड़ ही चुका है, ऐसा दे देते हैं, लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि एक लोग को, आंदोलन और कमजोर पड़ जाएगा। गांधी जी अकेले झुनझुना लेकर बजाते रहे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए असहयोग आंदोलन असफल हो गया, और अंततः जब कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिखा तो मई 1934 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल पूरा आपका असहयोग आंदोलन। कारण क्या थे? तात्कालिक कारण क्या था? शुरू कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। शुरू करने के बाद गांधी जी ने क्या क्या कार्यक्रम बताए कि कौन कौन से कार्यक्रम आपको करने हैं इस आंदोलन में, और इसमें विभिन्न वर्गों ने किस प्रकार से योगदान दिया, कैसे भाग लिया, क्यों भाग लिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बता दिया कि असहयोग आंदोलन की असफलता के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। ये आपसे अलग अलग पॉइंट के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, और अगर केवल असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी पूछी गई तो आपको ये वाली बात, फिर आपको नीचे ये वाली बात और ये वाली बात, 3 बात लिखनी जरूरी होगी। अर्थात दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ ये लिखना होगा आपको, प्रमुख कार्यक्रम लिखना होगा, और असफलता के कारण लिखना होगा। अगर ये अलग से पूछा जाए तभी इसको लिखिएगा, अन्यथा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है भैया, चलिए तो आज की कहानी हमारी होती है यहीं पे समाप्त। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास बढ़िया लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।